हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो अपने इस चैनल पर मैं मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर और कार या ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियोस इस पर डालता रहता हूं। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो कंबाइन हार्वेस्टर के ऊपर ही होने वाली है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि एक तो बुकिंग जो एमएस कंबाइन हार्वेस्टर की हमने बुकिंग की थी उसकी वीडियो थी, और एक थी जो हमने लोन कराया था उसकी वीडियो थी। तो उन वीडियो में मैंने बताया था कि आगे मैं एक डिलीवरी की वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है डिलीवरी की भी, क्योंकि जो डिलीवरी के टाइम पर हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको अच्छी लगेगी और स्किप मत करना, देखना। आगे पूरा बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा मैं इसमें डिलीवरी के टाइम पे हुआ क्या क्या था। और जो पिछली दोनों वीडियो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके और देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हमारा लोन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, तो हमारे पास फिर क्या था, डिलीवरी का था कि हमें कंबाइन हार्वेस्टर लाना कैसे है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब कंबाइन हार्वेस्टर अगर कंपनी या डीलर आपको जब कंबाइन हार्वेस्टर आपके घर पर पहुंचाएगा तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, क्योंकि उसमें आने में जो खर्च होता है मतलब 40-50 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर वो आपसे भिजवा देंगे। तो हमने एक हिसाब लगाया कि क्यों ना हम, अगर जैसे कि मेरा भाई है वो ड्राइव कर लेता है कंबाइन हार्वेस्टर को, और उसका एक फ्रेंड, वो भी दोनों मतलब चला लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हमने देखा कि जो वो हमारे यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर भेजेंगे तो उसमें ज़्यादा खर्च आ रहा है, या हम खुद से ले आए तो ज़्यादा खर्च आ रहा है। तो ओवरऑल हमारा ये डिसीज़न हुआ कि हम खुद से ही लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि चलानी हमसे आती है तो खुद से लेकर के उसको आ जाएंगे, क्योंकि बिना वजह 40-50 हज़ार रुपये हमारे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया, पहले तो ट्रेन से जाने का डिसाइड हो रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ से जो नाभा है वो 600 किलोमीटर है, तो हमने पहले डिसाइड किया कि ट्रेन से जाएंगे। हमारे भाई ने कहा कि मैं ट्रेन से चला जाऊंगा अपने दोस्त को लेकर और ले आऊँगा। फिर बाद में ये हुआ, भाई ने सोचा कि ट्रेन से बहुत परेशान हो जाएंगे, हो सकता आते में फिर उधर से। तो हमने ये डिसाइड किया, मुझसे भाई ने कहा कि आप भी साथ में चलो, और हम लोग तीनों गाड़ी से चलते हैं, कार से। तो हम कार से हमारा जाने का प्लान हुआ। तो जैसे कि हम शाम में यहाँ से निकले थे अपने घर से, 4 बजे के टाइम हम यहाँ से निकले थे शाम में। तो हम सीधे जो हमारा रूट है वो इधर मुजफ्फरनगर और ये सब सहारनपुर और यमुनानगर और अम्बाला तक का ये रूट है, उत्तराखंड से होते हुए, जसपुर से निकलते हुए हम तब नाभा में हम एंटर कर जाएंगे। तो मतलब हम 4 बजे जब निकले तो हम लगभग 12-1 बजे हम नाभा रात को गाड़ी से पहुंच गए। तो गाड़ी में जो हमारा खर्च था, लगभग हमने ये एस्टिमेट लगाया था कि हमारे टोल वगैरह जो भी है 4-5 हज़ार रुपये हमारे गाड़ी में खर्च हो जाएंगे आने जाने में। तो हमने सोचा कि इतना चलो वैसे भी ये है। तो हम जैसे ही, अब रात हमें वहाँ हुई थी, तो रात में ही हम जब वहाँ पहुँचने वाले थे तो हमने उनको फ़ोन कर दिया था। जो कंपनी के मालिक हैं, नेताजी कहलाते हैं वो, एमएस वालों के नेताजी हैं। तो नेताजी को हमने फ़ोन कर दिया था कि नेताजी हम जो है इस टाइम तक पहुँच जाएंगे, और हमारा रुकने का बताइए कैसा है। तो रुकने की बात मैं बता दूं कि वो रुकने का अरेंजमेंट वो खुद ही करते हैं, आपको अपने आप से करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक होटल है स्टेशन के पास ही, एक होटल है दीपक होटल, उन्होंने वहाँ पर हमारा एसी रूम बुक कर दिया था और हमें बता दिया था कि वहाँ दीपक होटल चले जाइएगा स्टेशन पर। तो हम रात के 1 बजे जो है वहाँ होटल पर पहुँचे और हमने उनसे कहा, तो उन्होंने हमें रूम प्रोवाइड करा दिया और हम वहीं पर रात को रुके। सुबह में हम वहाँ से तैयार होकर के हमने नीचे आकर के होटल में नाश्ता वाश्ता किया।
तो नाश्ते का चार्ज भी हमने तो खुद से ही पे कर दिया था। लेकिन जब हमने उनसे बात की नेताजी से, तो नेताजी ने कहा कि नहीं आप पे मत करिए, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो जो भी हमारा 2-3 हज़ार 2-2.5 हज़ार रुपये का बिल था वो बना था, तो वो उन्होंने खुद से पे कर दिया था। हमें वहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जितना भी आप वहाँ पर रहेंगे, चाहे 4 दिन रहें, 5 दिन रहें, 2 दिन रहें, 1 दिन रहें, सारा खर्च वही करते हैं, आपके खाने का, आपके रहने का। तो उन्होंने पे कर दिया। हम वहाँ से फिर गाड़ी से वहाँ का उनके जो प्लांट था मैन्युफैक्चरिंग, उनके घर के बराबर में ही प्लांट था, वहाँ पर हम गया। तो हमारी कंबाइन हार्वेस्टर पे काम चल रहा था, पेंट वर्क तो उस पर हो रखा था, लेकिन जो आगे का जो फीडर होता है, तो जैसे कि फीडर आप देख रहे होंगे, आगे के फीडर पे पेंट नहीं था, तो वो उस फीडर पर पेंट वगैरह हमारे सामने हुआ सब कुछ। और फिर उस पर जो स्टिकर वर्क है या और भी अदर वर्क्स थे, जैसे कि कहीं कुछ और भी काम थे, हमने वो भी अपने सामने, लाइट्स वगैरह, लाइट का हमारा मसला चल रहा था। हमने कहा था कि लाइट हमें अलग डिज़ाइन वाली चाहिए, तो लेकिन अब वो प्रॉपर तरीके से वो कर चुके थे। जो हमारे में ये देख रहा हूँ इस टाइप की लाइट हैं, वो तैयार कर चुके थे। तो अब उसमें फिर अगर हम कटिंग कराते या तो फिर पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ता, या फिर सही से सेटिंग नहीं हो पाती। फिर हमने ये डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम इन्हीं लाइट को ले लेंगे, कोई बात नहीं है, इतना बड़ा मैटर नहीं होता लाइट का। तो हमने लाइट की उनसे बात की। फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमने सब चीज़ पे ध्यान दिया, क्या क्या चीज़ हमें उसमें चाहिए थी अलग से। तो पूरा हमने देख करके उसमें, जैसे कि कुछ चीज़ें उसमें थोड़ी हमें ख़राब सी लग रही थी, वो हमने वहीं पर उनसे हैंड टू हैंड चेंज करा दी। बाकी उसमें जो जैसे जो पैर का एक्सीलेटर होता है, एक तो रोड पे चलाने के लिए वैसे तो साइड में वैसे ही होता है, लेकिन जब रोड पे हम चलते हैं तो पैर का एक्सीलेटर बहुत कामयाब होता है। तो हमने पैर का एक्सीलेटर भी उनसे अलग से लगवाया फिर, तो वो वेल्डिंग वर्क भी हुआ, फिर उस पर पेंट दोबारा हुआ। तो मतलब कहने का ये है कि हमें काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ पर उन्होंने एक ऑफिस बना रखा है, एसी रूम था, हम तो वहाँ बैठे हुए कंबाइन हार्वेस्टर को देखते रहे कैसे कैसे तैयार हो रहा है सब चीज़। म्यूज़िक सिस्टम हमारे सामने लगा करके, सारी चीज़ें हमारे सामने, बाहर की जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज टाइप की रहती हैं वो सब हमारे सामने कंप्लीट हुई। तो वो काफ़ी पूरा दिन उसमें इस काम में लग गया। और दोपहर का जो खाना है, वहाँ पर जो खाना आता है टिफ़िन टाइप का आता है, तो वो सभी के लिए टिफ़िन आया, हमारे लिए भी आया, हमने वहीं पर खाना खाया। फिर चाय आई, 2-3 बार चाय भी आई, और मिठाई वगैरह, ये सब काफ़ी वो लोग केयर करते हैं इस चीज़ की। तो अच्छा था सब कुछ। तो उन्होंने जब नाइट में काफ़ी, जब नए टायर वायर सब आकर के उस पर कंबाइन पर लग गए, जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप अब मिठाई वगैरह, जो लड्डू वगैरह, वो ले आइए, और डिलीवरी का टाइम हो चुका था। तो बाकी कुछ उन्होंने जो है इसमें मतलब ऐसा था कि कुछ प्राइस का भी था। हम बोले कि चलो पहले डिलीवरी दे दीजिए आप, हम उसके बाद में प्राइस वाइस की जो भी है। तो रजिस्ट्रेशन का चार्ज जो है वो उन्होंने उस टाइम पे हमसे 60,000 रुपये का कहा कि 60,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज इसमें देना पड़ेगा। जबकि ये हमें पहले नहीं बताया था, 60,000 पहले नहीं बताए थे कि रजिस्ट्रेशन का चार्ज कितना जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद थी कि जाएगा, क्योंकि हम पहले भी, जब हमने मलकीत ख़रीदी थी तो हम पहले भी पे कर चुके थे। तो ये हमें पता था कि चार्ज जाएगा, लेकिन इन्होंने हमें नहीं बताया था कि होता है ऐसा, क्योंकि ये बिजनेस की पॉलिसी है, कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं ये लोग, कि वो तो अंडरस्टूड है कि आपको देना ही देना है रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो उसमें भी हमने बारगेनिंग का कुछ किया, तो लगभग 40,000 रुपये में बारगेनिंग में हमारा डिसाइड हुआ कि 40,000 रुपये में आप दे दीजिएगा। तो कुछ हमारे जो एक्स्ट्रा पैसे थे, या वो बस मतलब कैलकुलेशन करके पूरा लमसम आ गया। तो रात के 11 बजे उन्होंने हमें इसके साथ टूल्स वगैरह दिए थे, चाबी का टूल्स था, और कुछ चीज़ें थी, काफ़ी रोड वोड होती है, और आगे कटर वटर का सामान होता है, तो सब चीज़ें उन्होंने हमें दी थी। स्टैंडर्ड टूल्स होता है वो सब देते हैं, वो हमारा पहले से फिक्स था। तो हम उसको लेने के बाद फिर हमने रात को 11 बजे उनसे डिलीवरी ली, और रात के 11 बजे ही हम वहाँ से चालू हो गए। तो अब वो क्या होता है कि कंबाइन हार्वेस्टर में ऑयल, जो तेल होता है डीजल, वो इतना नहीं डालते हैं, हमें ये पता नहीं था कितना है। लेकिन जब हम रात के 11 बजे वहाँ से चालू हुए, तो जो नाभा और पटियाला के बीच में जो रोड है, वहाँ पर कोई भी पेट्रोल पंप खुला हुआ नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा वैसा एरिया है। तो वहाँ पर सारे पेट्रोल पंप बंद थे तो पेट्रोल पंप लेकिन बंद थे।
तो बीच रास्ते में पटियाला से 3-4-5 किलोमीटर पहले ही कंबाइन हार्वेस्टर का तेल ख़त्म हो गया। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही हम वहाँ से कंबाइन लेकर के निकले तो कंबाइन हार्वेस्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और कंबाइन भाग नहीं रही थी। तो अब जब रोड पे चलाने के लिए पुली चेंज करनी पड़ती है, पुली तो उन्होंने चेंज कर दी थी, लेकिन जो गियर होते हैं, जो 2 शाफ्ट होती हैं, उनमें सेटिंग करनी होती है स्पीड की, तो वो सेटिंग सही नहीं थी। तो हम वहाँ से लेकर के जब निकले तो कंबाइन के जब एक्सीलेटर बढ़ा रहे थे, ज़्यादा इंजन के आरपीएम हो रहे थे, तो कंबाइन बहुत तेज़ झड़झड़ा रही थी पूरी और स्पीड नहीं बन रही थी। तो हम धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहे। हमने सोचा फिर आगे चल के पटियाला के पास में तेल ख़त्म हो गया। अब रात का टाइम, अब तेल कैसे वो हो, तो फिर वो मेरे भाई का जो दोस्त है वो और मैं, हम दोनों गाड़ी से पटियाला गए। पटियाला से हमने पेट्रोल पंप वालों से छोटी छोटी कैन लेकर के उसमें 1000 रुपये का डीजल हम वहाँ से लेकर के फिर वापस कंबाइन पर आए, फिर डाल करके हम लेकर के गए। तो पटियाला से निकलते ही फिर हमने उसमें तेल डलवाया। तो लगभग 8000 रुपये का हमने तेल डलवाया था कंबाइन में उस टाइम पर। तो हम वहाँ से लेकर के जब निकले तो स्पीड तो बन ही नहीं रही थी। तो 2 कंबाइन और भी डिलीवर होकर हमारे साथ जा रही थी, पीछे से आ रही थी वो। उन्हें भी हमने दिखाया कि एक बार बेल्ट आप देख लीजिए ज़रा सा, तो उन्होंने भी सेटिंग करके देखी, लेकिन उनसे भी वो सेट हो नहीं पाई। तो फिर हमने खुद ने ही उसको ऐसा सेट किया कि थोड़ी स्पीड उसकी बढ़ गई। तो अब मैक्सिमम स्पीड जो इसकी होती है वो 30-40 की स्पीड होती है। तो 30-40 की स्पीड में वो बहुत धीरे चलती है, मतलब हमें लगता है तो काफ़ी हमें लंबा सफ़र तय करना था। तो हमें चलते चलते पूरी रात इसी उसमें हो गई। जब हम पहुँचे अम्बाला, तो अम्बाला पे जा कर के जो एक ब्रेक का जो सिलेंडर होता है उसके पीछे जो बैक लाइट जलती हैं उसका वो लगा हुआ होता पॉइंट, वो पॉइंट बैक लाइट वाला वहाँ से लीक कर गया और जो प्रेशर जो बनता है ब्रेक का सिलेंडर का वो ऑयल निकल करके आगे उसका जो फीडर होता है उस पर टपक करके सारा निकल गया और ब्रेक आने कंबाइन के बंद हो गए। तो अब जब हम दिन निकल आया था, हम अम्बाला जब पहुँचे तो वहाँ पर भाई ने बोला कि इसके तो ब्रेक ही नहीं आ रहे। तो बिना ब्रेक के कुछ दूर चलाई ऐसी, क्योंकि ऑयल हमारे पास था नहीं, ब्रेक ऑयल। अब ब्रेक ऑयल डाल गई, हम कुछ देखते तो हमने क्या किया, जैसे एक हम ऐसी अचानक में जा रहे थे, पेट्रोल पंप पर ध्यान गया तो वहाँ पर ऑयल कुछ रखे हुए थे। तो हमारा ध्यान गया, मैं फ़ौरन वहाँ से एक ऑयल 2 ऑयल के डब्बे लेकर के आया। तो वो ऑयल ब्रेक ऑयल ही था, तो वो ला करके हमने फिर उसमें डाला। तो वो लीकेज अब नहीं रुक रही, जो लीक हो रही थी, ब्रेक तो आ गए लेकिन लीकेज नहीं रुक रही थी। तो हमने क्या किया कि वो मैंने क्या ये पूरा वही निकाल दो सॉकेट लाइट का। फिर हमने एक दुकान से बोल्ट ले करके उसमें और उसमें जुगाड़ कर करके उसे बंद कर दिया। फिर उसमें प्रेशर जब बना तो ब्रेक तब आए। तो ये तो ब्रेक का सिस्टम था। अब हम वहाँ से ले करके जब वो चले, तो जब न्यू मशीन आप कहीं भी जब चलाते हो तो बोल्टों का कोई भरोसा नहीं होता कि पता नहीं ढीले होंगे, टाइट होंगे, क्या होंगे। तो अब मशीन अच्छी खासी ठीक ठाक चल रही थी। जैसे ही हम अम्बाला से यमुनानगर के बाईपास को क्रॉस कर रहे थे हाईवे पर, तो जो गियर बॉक्स होता है उसके गियर बॉक्स के बोल्ट खुल करके गिर गए और गियर बॉक्स पूरा हिल गया। तो अब जब गियर बॉक्स हिल गया तो काफ़ी प्रॉब्लम आई उसमें, मशीन चलने की पोजीशन में नहीं थी, बेल्ट स्लिप मारनी शुरू कर दी क्योंकि गियर बॉक्स पूरा हिला पड़ा था और उससे और भी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो अब हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट कुछ वो था नहीं, जो कि हम उसमें बोल्ट भी नहीं थे हमारे पास जो हम बोल्ट लगाते। तो हमने क्या किया कि वहीं हाईवे पर ही रोक करके और फिर कार से हम जा कर के एक गांव से एक ट्रक की दुकान थी, ट्रक के सामान मिलते हैं, वहाँ से कुछ बोल्ट ले करके आए। तो पहले तो हमने जब ये दिक्कत देखी तो काफ़ी उसमें कुछ ऐसा भी था कि उसमें इंजन से ऑयल भी टपक रहा था और एक रेडिएटर भी लीक कर रहा था। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम थी। हमने नेताजी को फ़ोन किया वहाँ से, तो नेताजी से हमने कहा कि नेताजी ये इसमें ये दिक्कत आ रही है, अब बताइए क्या करें, आप आदमी भेज दो गाड़ी से और आ जाएंगे, वो कर देंगे, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना बोल्ट है हमारे पास ना कुछ है। तो नेताजी ने कहा कि भाई ये तो अब तो दूर है काफ़ी, 200 किलोमीटर हो आप,
मेरा आदमी आएंगे भी और फिर बड़ा वो पड़ जाएगा, मुझे लंबा पड़ जाएगा। आप एक काम कर लो, पैसे मैं भेज दूंगा, आप कैसे भी करके उसे वो कर लो, जितने भी पैसे खर्च हों वो मुझे बता देना, मिस्त्री को बुला के सही करा लो या खुद से अगर हो सके तो कर लो। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो फिर बोला कि तुम सब चीज़ नोट कर लो, जो जो ख़राब है वो मैं आपको नया भेज दूंगा, अभी फ़िलहाल आप किसी को बुला करके बोल्ट ख़रीद के जो भी है पैसे जितने लगे मैं दे दूंगा। तो जब ऐसा कोई इंसान बंदा बोलता है ना तो होता है क्या है कि फिर इंसान को लगता है कि छोड़ो हम अपने आप से ही कर लेंगे। तो फिर मेरा भाई और उनके जो फ्रेंड हैं वो दोनों लोग गाड़ी से गए और वो एक ट्रक की दुकान से बोल्ट वगैरह लेकर के आए। तो फिर वहाँ को ये हाईवे पर ईंट वगैरह भी नहीं थी, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे साइड में, वहाँ पर टायर पूरा खोल करके, गियर बॉक्स टायर के अंदर होता है तो टायर खोल करके नीचे उसके रखा और जैक लगा करके, जैक में भी हथौड़ी से, जो हथौड़ी होती है उससे ही जुगाड़ करके ऊंचा करा जैक। तो ये सब जुगाड़ करके, और वो तो ये कहिए कि जो हमारे भाई के दोस्त थे वो बहुत काफ़ी एक्सपर्ट थे, तो वो मतलब इसे कर रहे थे। तो उन्होंने अपने हाथ से ही उसके बोल्ट टाइट करके, उसे खोलना पड़ा था अंदर से, और टाइट करके उसे हम चले, तो हमारे कई घंटे उसमें ख़राब हो गए। फिर हम जब वहाँ से चले, पहिया वैया लगा के, काफ़ी परेशानी पड़ी इसमें, क्योंकि पहिया खोलने में और लगाने में काफ़ी दिक्कत आई थी। तो फिर वहाँ से जब हम चले तो दोपहर हमें वहीं हो गया था, मतलब एक नाइट तो हमें ये हो गई थी। अब पूरा दिन चलते चलते फिर हम पहुँच गए थे सहारनपुर। जब सहारनपुर हम पहुँचे तो हमने वहाँ पर फिर डीज़ल डलवाया इसमें। तो डीज़ल डलवाने के बाद फिर वहाँ से हम रुड़की होते हुए, और फिर हम रात के लगभग 9, 9:30 बजे हम हरिद्वार पहुँचे। तो हरिद्वार में क्या था कि हरिद्वार में भीड़ तो रहती है, वहाँ वो रहता है सब, उसका कांवर वावर का चल रहा था। तो वहाँ पर जा कर के नो एंट्री में मशीन रोक दी पुलिस वालों ने। तो वहाँ नो एंट्री में हम खड़े रहे लगभग रात के 12:30 बजे तक, और 12:30 बजे से जब नो एंट्री खुली हम वहाँ से फिर चालू हुए। तब हम हरिद्वार से निकलने के बाद वो बोल्ट फिर ढीले हो गए, जो गियर बॉक्स के बोल्ट थे वो फिर ढीले हो गए। अब मशीन स्पीड ही नहीं पकड़ रही थी। तो भाई ने और उनके दोस्त ने बोला कि अब रात के वो 2:30 बज रहे थे, तो एक पेट्रोल पंप था वहाँ पर, पुलिस वाले भी बैठे हुए थे, तो वहाँ स्पेस भी था। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप कंबाइन यहीं खड़ी करके, मैं तो ये कह रहा था कि सही कर लो, लेकिन वो दोनों बोले, भाई मेरा और उनका दोस्त, कि नहीं अब सही नहीं कर रहे, अब सोएंगे, नींद आ रही है। क्योंकि हम पिछली रात के भी जगे हुए थे और पूरा दिन कंबाइन चली थी। तो हमने रात के 2:30 बज चुके थे, तो हमने सोचा चलो ठीक है सो जाते हैं। तो हम तो कार में सब सो गए एसी चला करके। कार से इतना हमें फ़ायदा हुआ, वहाँ से फिर हम सुबह 6:30 बजे उठे और फिर हमने कंबाइन का वो देखा। तो वो दोस्त बोला, उनका भाई का दोस्त, कि छोड़ो रहने दो, ऐसी बोल्ट पे चला के लेके चलते हैं। तो ढीले बोल्ट पे ही धीरे धीरे ऐसे ही चलाते रहे। तो चलाते चलाते हम नजीमाबाद पहुँचे, नजीमाबाद से नगीना पहुँचे, और नगीना से फिर जसपुर होते हुए। फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, मगर धीरे धीरे ही चल रही थी कंबाइन। तो कार तो कंबाइन के साथ नहीं चल सकती थी। तो मैंने क्या किया कि मैं कुछ दूरी पर जाकर, जैसे 5-10 किलोमीटर में आगे जाकर के रुक जाता था कार से, और ये दोनों लेकर के आ जाते थे। जब ये आगे निकल जाते थे फिर मैं चलता था, फिर 10 किलोमीटर आगे जाके मैं रुक जाता था। अच्छा, टोल की बात बताऊं, कुछ टोल पर, शुरू के टोल पर तो हमने टोल उसका वैसे ही पे किया था कैश में, लेकिन कैश में इतना टोल जाता है कि काफ़ी महंगा हमें वो पड़ रहा था। तो हमने एक टोल पर फास्टैग बनवाया। फास्टैग बिना रजिस्ट्रेशन के बनता नहीं है, और रजिस्ट्रेशन कंबाइन का हुआ नहीं था। तो फिर भी एक टेम्परेरी फास्टैग उन्होंने हमें बना करके दे दिया था। तो वो फास्टैग हमारा, जब तक हम शाम तक, उस दिन में हम शाम तक 5-6 बजे तक घर पहुंच गए थे। तो 5-6 बजे तक वो फास्टैग हमारा काम कर गया। उसके बाद वो फास्टैग ख़त्म हो गया, उसके पैसे हमारे वापस आ गए। तो उस फास्टैग से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो अब इस पूरे प्रोसेस में, ये तो डिलीवरी प्रोसेस था हमारा, हम घर लेकर के शाम में उसे आ गए। परेशानी तो काफ़ी पड़ती है, लेकिन फिर भी अब हमारा खर्च कितना आया, लगभग हमने 15-16 हज़ार रुपये का तो डीजल डलवाया था कंबाइन में, और हमारे 4 हज़ार रुपये के लगभग टोल लग गए थे।
फिर खाना पीना, मतलब ये है कि और कार वगैरह में, तो टोटल हमारा खर्च जो है वो लगभग हो गया होगा 20-25 हज़ार रुपये का। कार को लगा करके तो लगभग 30 हज़ार रुपये हमारे हो गए होंगे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर हम आप कहेंगे कि मंगा लेते, वैसे ही मंगा लेते 40-50 हज़ार दे करके, तो 10-20 हज़ार की कोई बात थोड़ी। लेकिन होता क्या है कि ये जो चीज़ें हम अपने आप से देख करके हमने कुछ चीज़ें वहाँ चेंज कराई, ये हमें फ़ायदा हुआ। और कुछ सामान हम ख़रीद कर लाए, वहाँ सामान सस्ता होता है, हमारे यहाँ सामान महंगा है, वहाँ सामान सस्ता था। तो कुछ अपनी दूसरी मशीन जो मलकीत के लिए भी हम वहाँ से सामान ख़रीद कर लाए, तो ये हमारा कुछ फ़ायदे हुए। और अपने हिसाब से हमने मशीन सेट कराई वहाँ पर, नहीं तो वो जैसी भेजते हमें ऐसी एक्सेप्ट करनी पड़ती। तो जब हमारी कंबाइन यहाँ आ गई तो नेताजी ने जो सामान हमारा ख़राब हुआ था, जैसे कि पेंट में कई जगह बेल्डिंग भी छूट गए थे कुछ चीज़ों के, तो बेल्डिंग छूट गए थे, तो उसके लिए पेंट उन्होंने भेजा। प्लस एक कंप्रेशर उसका ख़राब हुआ था, उसका जो प्रेशर होता है वो कुछ ख़राब हो गया था, तो वो भी उन्होंने दूसरा भेजा। और कुछ और सामान भी, एंगल वगैरह उसके गिर गए थे बोल्ट खुल के, क्योंकि मशीन वाइब्रेशन बहुत कर रही थी, तो बोल्ट खुल के एंगल गिर गए थे नीचे जो सपोर्ट होती हैं, तो वो सपोर्ट भी उन्होंने दूसरी नई भेजी। तो काफ़ी उन्होंने सामान भेज दिया था। ऐसा नहीं है, ईमानदार होते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कोई इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा वो रहा सब कुछ। और यही कहना था मेरा कि अगर आप जा रहे हैं खुद से, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर लेने जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से तो अगर आप चाहें तो खुद भी जाएं और किसी फॉरमैन वगैरह को अपने साथ में लेकर के जाएं, और वहाँ से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में ले लें, जैसे कि बोल्ट वगैरह ले लें और कुछ अदर सामान जो आपको लगे ऐसा कि कुछ ख़राब हो सकता है, तो वो सब अपने साथ में लेकर के चलें वहाँ से। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। तो ये तो हमारा डिलीवरी प्रोसेस था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।